Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर जिन लोगों को इसका आंसर मालूम है वो अभी इसका आंसर कमेंट में टाइप कर देना, अदरवाइज ये आर्टिकल का डिस्कशन भी इस वीडियो में होने वाला है और आपको इसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये बोलता है जो ये प्रपोज लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पर लोकेटेड आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मिजोरम या फिर डी छत्तीसगढ़। नाउ आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। तो इसमें चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। आपको मालूम होगा पिछले 2 दिनों से लगातार ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलेगा आर्टिकल। उत्तर प्रदेश एक ड्राफ्ट लेकर आ चुका है जहां पर उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। नाउ यहाँ पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका कहना यह है जो ये पॉपुलेशन है आज के टाइम पर उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जो भारत है ये बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत आने वाले टाइम पर चाइना को ओवरटेक कर सकता है पॉपुलेशन के मामले में, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राफ्ट लाया गया था। नाउ अब उस ड्राफ्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती हुई नजर आएगी। अभी देखो इसमें यहाँ पर और भी चीज़ें बोली ये हैं कि 2021 से लेकर 2030 तक का काफ़ी सारा टारगेट रख रखा है, जैसे कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट होगा उसको कम किया जाएगा। फर्टिलिटी रेट मतलब जो एक विमेन है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो इसको कम किया जाएगा और लगभग 2026 तक कम करने के बाद फिर 2030 तक इसको और कम किया जाएगा। उसी के साथ जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है इसको बढ़ाया जाएगा, मतलब कि जो बर्थ कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ होता है, ठीक है, अगेन जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ होगी चीज़ें उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, मतलब कि देखो जन्म देते हुए माँ की डेथ हो जाती है, ये भी कम की जाएगी 2030 तक। उसके साथ जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको भी कम किया जाएगा 2030 तक। फिर उसके बाद एट लास्ट यहाँ पे बोला है कि जिस बच्चे की 5 साल से कम उम्र होती है उसकी भी डेथ आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसको भी कम करने का हमारा गोल है 2030 तक। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें, पॉपुलेशन अगर किसी भी स्टेट में कम हो जाती है तो उससे जो है काफ़ी हद तक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे वर्क किया जाएगा। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। कितने कितने परसेंट से यहाँ पर कम बढ़ाने की बात करी गई है, मतलब 2030 तक टारगेट ये है कि हम लोग पॉपुलेशन को, खासकर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ओके, नाउ आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीका वायरस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि केरला के अंदर अभी हाल ही में एक जीका वायरस का केस देखने को मिला था, फिर उसके बाद 3 और जीका वायरस के केसेस देखने को मिल चुके हैं। ये कन्फर्म्ड है और ऐसा यहाँ पर पहली बार देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस डिजीज़ के बारे में। और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे होंगे यूपीएससी के, तो डिजीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर कोई भी डिजीज़ न्यूज़ में आ जाती है तो उसको पढ़ लेना ही हमारे लिए बेहतर होने वाला है। तो जो जीका वायरस है एक मॉस्किटो बोर्न फ्लैवी वायरस है, मतलब कि एक मच्छर से होने वाला ये वायरस कहा जाता है। अब वो मच्छर कौन सा है जिससे ये वायरस होता है, तो उसका नाम है एडिस इजिप्टी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये जो जीका वायरस है ये ट्रांसमिट होता है लोगों के अंदर। और पहली बात, लोगों के अंदर कैसे ट्रांसमिट होगा? जब उनको ये मच्छर काटेगा। जो प्राइमरी बेसिस पर ये मॉस्किटो से फैलता है, और मॉस्किटो का नाम मैंने आपको बताया वो है एडिस इजिप्टी, जिसके थ्रू यहाँ पर ये जीका वायरस फैलता हुआ नजर आता है। एडिस इजिप्टी ये वाला मच्छर है जो कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे।
नाउ अब क्वेश्चन ये है, फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सन टू पर्सन यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है जीका वायरस से। इनफैक्ट जो उनका बेबी है, ठीक है, अगर आप कह सकते हो उनके जो वॉर्म में बेबी पल रहा है, जो फोटस है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इस जीका वायरस से। साथ ही साथ जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वो भी हो सकता है, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये जीका वायरस ट्रांसमिट होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं कुछ लक्षण की, तो यहाँ पे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, स्किन रैशेस हैं, फीवर्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जो ये सिम्टम है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि एक खतरनाक सी चीज़ देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं ये जो जीका वायरस डिजीज़ है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो क्या है? तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर दिक्कत आती है जो ये छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर। मैंने जैसे बताया, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ये जीका वायरस। तो ये जो छोटा सा बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको माइक्रोसेफली हो जाता है। माइक्रोसेफली का मतलब होता है, एक देखो मैं आपको इसे समझाता हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ये माइक्रोसेफली की स्पेलिंग हो गई। मान लो ये कंडीशन क्या होती है, ये बच्चा है, बच्चे का जो हेड है, ठीक है, जो सर है उसका, वो एक नॉर्मल हेड है। लेकिन होता क्या है, अगर ये माइक्रोसेफली उसको हो जाता है तो बच्चे का जो सर होता है वो बहुत छोटा होता है और मुंह बड़ा होता है, ठीक है, सर बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, तो स्मॉल हेड होता है उसे अगर कंपेयर करें नॉर्मल हेड से। तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, यही लिखा हुआ है, माइक्रोसेफली इज अ कंडीशन जहां पर बेबी जन्म लेता है विद अ स्मॉल हेड, उसका जो हेड है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है, जो गिलेन बेयर सिंड्रोम का यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है। जो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये अटैक कर देता है आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पर जीका वायरस से खासकर अगर हम देखें तो ब्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। साथ ही साथ जो आपकी मसल्स हो गई उसके अंदर वीकनेस हो रही है, या फिर आपकी लेग्स आर्म्स हो गए, तो उसके अंदर भी आप कोई भी चीज़ें महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये जो सेंसेशन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पर जीका वायरस के रिगार्डिंग देखने को मिल जाती हैं। ओके, नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे डिस्कशन किया गया है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। अब ये कौन से व्हीकल्स हैं, ये फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि हम लोग इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब कि ऐसे इंजन जहां पर इथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और अगर हम लोग इथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेसिस पर जो तेल वेल है उसका कम इस्तेमाल होगा, और हम लोग जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके ऊपर थोड़ा सा कम डिपेंडेंट होंगे। अब आपको मालूम होगा, हम लोग अभी क्रूड ऑयल वगैरह परचेज करते हैं बहुत सारी कंट्रीज से, जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनसे काफ़ी हद तक पेट्रोल को परचेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी अगर हम लोग इथेनॉल के ऊपर वर्क करते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है आपको मालूम होगा, पेट्रोल के अंदर काफ़ी सारा इथेनॉल मिलाया जाता है। जैसे कि इथेनॉल आप कह सकते हो जो शुगर केन होता है, या फिर जो ग्रेन्स होते हैं, शुगर केन गन्ना हो गया, ठीक है, या फिर जो ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज हो गया, वीट वगैरह, राइस वगैरह, तो यहाँ पर इनकी ब्लेंडिंग करी जाती है। तो उससे भी यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। प्लस जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की तरफ कम जाएंगे, जो फार्म प्रोड्यूस है उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए शुगर केन चाहिए होगा तो उसके लिए जो कंपनीज होंगी वो शुगर केन किससे परचेज करेंगी, वो परचेज करेंगी फार्मर से। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी काफ़ी हद तक बेनिफिट्स होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फ्लैक्सीबल फ्यूल व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। हमारा टारगेट अभी 2025 तक एक अलग ही लेवल पर है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे इस ऑयल के अंदर, ताकि हम लोग जो है इथेनॉल के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड हो जाएं। और इथेनॉल, और कह सकते हो कि आप शुगर केन और गेहूं चावल से बनना है, तो फिर ये चीज़ हमारे पास भारी मात्रा में है। तो हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर जो ऑयल की डिपेंडेंसी है, एक तरीके से हम जो डिपेंडेंट ऑयल को लेकर, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अब यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स के ऊपर वर्क किया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे इंजन्स होंगे जहाँ पर इथेनॉल का काफ़ी हद तक इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग जो है आप कह सकते हो कि ऑयल का यूज़ कम कर पाएंगे। नाउ जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि जो ये गडकरी साहब इन्होंने बोला है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इन सभी में फ्लेक्स इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लेक्स इंजन्स में आप कह सकते हो ये जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो कि फार्म प्रोड्यूस से बनती है, यानी कि जैसे मैंने भी बताया शुगर केन, ग्रेन्स हो गया, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
अगर हम बात करें तो इंडिया भी इसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम लोग इस तरीके का वर्क करते हैं, ये फ्लेक्स इंजन्स को लेकर आते हैं, तो इससे पोल्यूशन वगैरह भी काफ़ी हद तक कम होगा, प्लस पैसा भी हमारा काफ़ी हद तक बचता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं। तो देखो इसके अंदर एक इंजन होगा, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो इथेनॉल ब्लेंडिंग पर चलने वाला है। इथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसके अंदर, और जो ऑयल है उसका कम इस्तेमाल होगा, पेट्रोल वगैरह उसका कम इस्तेमाल होगा। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट इससे देखने को मिल जाएगा। ओके, उसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये चीज़ें हैं इनसे क्या होगा, इनसे काफ़ी हद तक पोल्यूशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन स्टेप होने वाला है आने वाले टाइम पे। ओके, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, जिसको हम लोग FATF बोलते हैं। तो आपको मालूम होगा FATF और पाकिस्तान का क्या रिलेशन चलता रहता है हमेशा। यह आर्टिकल आपका GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट के अंदर डाला हुआ है FATF के अंदर, तो उसी आर्टिकल को यहाँ पे कवरेज मिला है। अब जो ये पेरिस बेस्ड UN वॉचडॉग है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ को देखते हुए, जैसे कि अब देखो FATF किसी कंट्री को अपनी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के अंदर क्यों डालता है, जब उस कंट्री के अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही हो, यानी कि जो आतंकवाद है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसे की फंडिंग हो रही हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा हो, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनमें से मेनली यही है टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसके बेसिस पर FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल रखा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। और जो ये लेटेस्ट ग्रे लिस्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फिलीपींस, माल्टा, साउथ सूडान और हेती। पाकिस्तान का मानना ये था कि अब की बार ये इस लिस्ट के अंदर होगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लिस्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंट्रीज और भी आपको ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताना। आज के टाइम पर FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें 2 कंट्रीज हैं, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ इसको, और भी बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, और क्या है कि अगर नहीं पता है तो सर्च करना, ज़रूर आपको जानने को मिलने वाला है। तो FATF का कहना यह है, देखो पाकिस्तान को इस बार ग्रे लिस्ट के अंदर डालना ज़रूरी भी था। ये ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो सुधरी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे टेरर मास्टरमाइंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि हफीज़ सईद हो गया, चीफ ऑफ लश्कर ए ताइबा, मसूद अजहर, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, ये सब लोग देखने को मिलेंगे। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेशर बना के रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो यहाँ पर यह भी एक ज़रूरी स्टेप था, जिससे कि पाकिस्तान इनके ऊपर एक प्रेशर बना के रखे। उस वजह से यहाँ पर इनको इस लिस्ट के अंदर डाल रखा है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन है सोवरेन 2 के बारे में। तो जो हुए कुबा एक कंट्री आपको ये देखने को मिलेगी। कहाँ पर है ये आपको इस मैप में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है हेती, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेती है, इधर जमैका, ये केमन आइलैंड हो गया, ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी में आपको यहीं पर ये क्यूबा देखने को मिलेगा। कैपिटल आपको इसकी हैवाना देखने को मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ हुआ क्या है, क्यूबा के अंदर इन्होंने खुद की एक कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर वर्क किया है, जिसको सोवरेन 2 यानी कि सोवरेन 2 भी बोला गया है। और बोला यह जा रहा है कि इस वैक्सीन के साथ अगर हम लोग एक सोवरेन प्लस वाला शॉट भी देते हैं, तो ये वैक्सीन 91% इफेक्टिव है। मतलब कि लगभग आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि हाँ, इंसान को बचा ही सकती है कोविड से, चाहे वो कैसे भी स्टेज में हो, ठीक है। तो 91% तक आपको इफेक्टिवनेस इसका देखने को मिलेगा। और अगर जैसे ये अप्रूव होता है तो क्यूबा एक पहली कंट्री बन जाएगा, लैटिन अमेरिकन कंट्री बन जाएगा, जिसने कुछ इस टाइप की वैक्सीन को प्रोड्यूस किया है, इस टाइप की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है, जो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। साथ ही साथ यहाँ पे बोला यह जा रहा है, जो ये सोवरेन 2 वैक्सीन होने वाली है, इसमें आपको 3 डोजेस लगाए जाएंगे। एक तो 2 शॉट लगाए जाएंगे सोवरेन 2 के, और 1 शॉट लगेगा आपको सोवरेन प्लस का। और ये जो शॉट्स लगेंगे ये 28 से 56 दिन के बीच में लगने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो मैंने आपको बताया 91% का है। तो ये एक काफ़ी बड़ा स्टेप होने वाला है आने वाले टाइम पे। ये आपसे पूछा जा सकता है सोवरेन 2 किस टाइप की वैक्सीन है, तो ये एक प्रोटीन वैक्सीन है। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी ये वैक्सीन्स हैं ये आप कह सकते हो ये प्रोटीन से बनती हैं, ठीक है, और एक तरीके से जो कि वायरस से निकाला जाता है। ऑब्वियसली बात है, आपको मालूम होगा कोविड से लड़ने के लिए जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं उनमें खुद यहाँ पे वो खुद वायरस से बनाई जा रही हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार लेक्चर भी लिया है, डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी आपको काफ़ी बार चीज़ें कवर करी हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वैक्सीन से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सब ऑर्बिटल के बारे में। तो आपको मालूम होगा अभी वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं जिनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। अभी ये स्पेस में गए थे, ठीक है, एज ऑफ स्पेस में। अब ये एज ऑफ स्पेस क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है जिसको हम लोग कर्मन लाइन भी बोलते हैं। कल के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर भी मैंने डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग। तो ये जो आप कह सकते हो एक जो यहाँ पर स्पेसशिप है जिसका नाम है VSS यूनिटी, ये न्यू मैक्सिको से लॉन्च किया गया और ये लगभग 85 किलोमीटर तक गया अर्थ की सरफेस से 85 किलोमीटर तक ऊपर तक गया। और ये स्पेस यानी अंतरिक्ष के जो किनारे हैं बस वहीं से घूमकर आ चुके हैं, जिसको हम लोग एक स्पेस टूरिज्म का दर्जा भी देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, इन्होंने पहले ये काम कर दिया, जो रिचर्ड ब्रैंसन है इन्होंने ये काम कर लिया। अभी क्या है ना कि इनसे बाद जो है 20 जुलाई को अभी यही सेम प्रोसेस होने वाला है जेफ बेजोस के साथ। जो जेफ बेजोस है वो भी अपनी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसका एक रॉकेट है न्यू शेफर्ड, उसके माध्यम से जाएंगे और स्पेस टूरिज्म में स्पेस में होकर वो वापस से नीचे आ जाएंगे। अब स्पेस में एग्जैक्टली कहाँ पर जाने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ये जेफ बेजोस वाले रोल को समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जेफ बेजोस हैं अमेजोन के मालिक। उसके बाद ये इनका ये रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट आप नहीं कह सकते हो, रॉकेट के ऊपर ये कैबिन लगा हुआ होगा, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है, रॉकेट का नाम है जो है न्यू शेफर्ड, और इस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। जो इनकी स्पेस कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो आपको देखना यह है, कुछ इस प्रकार का ये रॉकेट देखने को मिलेगा। रॉकेट के ऊपर ऐसा डिब्बा होगा, इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं और इस डिब्बे को बोला जाता है कैप्सूल। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी जो कैप्सूल है ये इस रॉकेट से अलग भी हो सकता है, लेकिन अब ये जो रॉकेट है ये कहाँ तक जाएगा अभी हम बात करेंगे। बट उससे पहले आपको कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट्स को समझना होगा। मान लो ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ऊपर आप देखोगे तो कितनी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, कर्मन लाइन और थर्मोस्फेयर। नाउ ये जो कर्मन लाइन है, कर्मन लाइन को बोला जाता है एज ऑफ स्पेस। एक तरीके से अगर आप कर्मन लाइन से ऊपर पहुंच गए, आप यहाँ पर हो, एक कदम आपने आगे रख लिया कर्मन लाइन से यहाँ पर, तो आप स्पेस में पहुंच गए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। कर्मन लाइन आपको 80 से लेकर 100 किलोमीटर्स के आसपास की देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप लोग कर्मन लाइन से आगे पहुंच गए तो फिर आपको क्या, स्पेस में पहुंच गए। तो यानी कि जो कर्मन लाइन है वो लगभग 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक दूरी पर होती है अर्थ की सतह से, अर्थ की सरफेस से। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन होगा, जो भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो सब क्या 100 किलोमीटर दूरी पर है? तो ऐसा नहीं है, वो काफ़ी दूर पर हैं। आप देख पाओगे जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लगभग 410 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे डिस्कशन था कर्मन लाइन का। अब देखो ये रॉकेट वर्क कैसे करेगा। रॉकेट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ब्लू ओरिजिन, ठीक है, सॉरी ये न्यू शेफर्ड। ये रॉकेट कुछ इस प्रकार से जाएगा ऊपर आपको एक कर्मन लाइन देखने को मिलेगी 100 किलोमीटर्स पर। ये थोड़ा सा रॉकेट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद मैंने जैसा बताया कर्मन लाइन के ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा, स्पेस शुरू हो जाएगा। तो ये रॉकेट क्या करेगा, जाके अपने कैप्सूल को ऊपर फेंक देगा, ठीक है। इसके अंदर 4 लोग बैठे होंगे, जैसे मैंने बताया इसका ऊपर कैबिन है, ये इसके अंदर 4 लोग बैठे होंगे, इस कैबिन को ऊपर फेंक देगा और ये कैबिन जो है कर्मन लाइन से ऊपर जाएगा और ऐसे घूमकर फिर उसके बाद रॉकेट तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे जो कैप्सूल है ये ऊपर कर्मन लाइन से ऊपर जाएगा, जिसके अंदर लोग बैठे हैं, अंतरिक्ष का मजा ले लेंगे और फिर उसके बाद ये कैप्सूल धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। फिर इसका जो है पैराशूट ओपन होगा, पैराशूट होने के बाद ये आराम से लैंड कर जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आपको पहला वाला आर्टिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में। तो देखो एक प्रोपोज्ड लेमरू एलिफेंट रिजर्व है छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर मतलब आपको आंसर मिल चुका आपके क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कंट्रोवर्सी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पर पूछा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर से, ठीक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनसे कहा है कि आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करो और जो ये एलिफेंट रिजर्व है इसको एक तरीके से उसका जो एरिया है उसको कम करना है, उसको घटाना है। इसका एरिया 1995 स्क्वायर किलोमीटर से कम करके करना है 450 स्क्वायर किलोमीटर। क्यों कर रहे हैं कम, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है।
नाउ जो ये लेमरू है, ये आप कह सकते हो वन ऑफ द टू एलिफेंट रिजर्व्स की तरह काउंट किया जाता है। और आप कह सकते हो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको प्रोटेक्शन देता हुआ नजर आता है। यानी कि ये ऐसा रिजर्व है जहाँ पर आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट क्या होता है कि बहुत सारे आदमी और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करता हुआ नजर आता है ये रिजर्व। ठीक है, ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए न्यूज़ ये है कि इसको थोड़ा सा घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों चाहती है इसके साइज को कम करना, तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि देखो जो ये एरिया है इस रिजर्व के अंडर में एक तरीके से एक एरिया है जहाँ पर आपको एक देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे, तो उन कोल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं और इसको कम किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इस रिजर्व के अंडर आप एक छोटा सा पार्ट है जिसको हसदे और आरण्य फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, एक डाइवर्स बायोजोन है जिसके अंदर कोल डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा है। उसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस रिजर्व के साइज़ को थोड़ा सा कम किया जाएगा। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन किया गया एलएनजी को लेकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो नितिन गडकरी साहब हैं, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है कंट्री का पहला प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट। और ये प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? नागपुर के अंदर। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ जो ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जिसको हम लोग एलएनजी भी बोलते हैं, ये एक नेचुरल गैस है, एक लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो नेचुरल गैस कैसे बनाई गई है? इस नेचुरल गैस को ठंडा करके बनाया गया है, लगभग -259 डिग्री पर पहुंचाया गया। फिर उसके बाद ये जो गैस है ये एक कलर क्लियर हो जाती है, कलरलेस हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में ये बदल जाती है। और फिर उसी वजह से इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को आप कह सकते हो कि इसका लिक्विफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो नेचुरल गैस है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या होता है, इस नेचुरल गैस को ठंडा किया जाएगा, लगातार ठंडा किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल जाएंगी। जैसे ही नेचुरल गैस लिक्विड बनकर निकलेगा उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो ये बचती नेचुरल गैस है आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से मीथेन होती है। मीथेन के अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत मतलब छोटा अमाउंट का आपको ये जो रिमेनिंग नेचुरल गैस होती है इस प्राइमरीली मीथेन, ये प्राइमरी अगर बेसिस पर देखें तो ये मीथेन ही होती है। इसमें बहुत थोड़े अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ जो ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो देखो ये जहरीली नहीं होती, सबसे बड़ी बात पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी। ये जो नेचुरल गैस है ये प्राइमरी मीथेन है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो प्योर हो जाती है और नॉन टॉक्सिक हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसका वेट काफ़ी हल्का होता है। इनफैक्ट यहाँ पर ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकती है। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स बहुत हैं। इसको हम लोग इस ईजी का स्टोरेज इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की जो एलएनजी सप्लाई है वो यहाँ पर आती है कंट्री से। और आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एलएनजी की सप्लाई आती है ऐसी कंट्री से जिनके पास एक लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इसी का प्लांट इंडिया के अंदर भी लगाया गया है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, नागपुर के अंदर इस प्लांट का उद्घाटन किया गया। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। रुकिए एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पर रह गया है ब्रियम भारतेंसिस के बारे में। तो एक ग्रुप ऑफ पोलर बायोलॉजिस्ट है इंडिया के, तो इन्होंने क्या करा है, एक प्लांट की नई स्पीशी को डिस्कवर कर लिया है। तो इस प्लांट स्पीशी का नाम ब्रियम भारतेंसिस है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो साइंटिस्ट हैं ये बिलोंग करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। इन्होंने डिस्कवर किया एक रेयर डार्क ग्रीन प्लांट स्पीशी को, जो कि इस पिक्चर में नजर आ रही है। ओके, नाउ जो ये प्लांट स्पीशी है इसको फाउंड किया गया था कहाँ पर? लार्समैन हिल्स में। ओके, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो हिल्स के अंदर फाउंड किया गया। और यहाँ पर जो है एक वर्ल्ड्स रिमोटेस्ट रिसर्च स्टेशन भी एक देखने को मिलेगा जो कि भारतीय है। ठीक है, इस जो रिसर्च स्टेशन है इसका नाम भारती है। इसी स्टेशन के पास में ही यहाँ पर ये प्लांट की स्पीशी देखने को मिली है। नाउ जो ये प्लांट स्पीशी है इसको बाद में रिकग्नाइज किया गया है एज मॉसेस। ठीक है, बाद में इसको मॉसेस की तरह यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ये जो एक तरीके से ब्रायम भारतेंसिस है इसको नाम दिया गया। ये जो जो आप कह सकते हो ये जो न्यूली फाउंड मॉस स्पीशी है इसको नाम दिया गया है हिंदू गॉडेस के ऊपर, यानी कि जो भारतीय हैं। ठीक है, आप देखने को मिलेगा कि ये हिंदू गॉडेस हैं, हिंदू के अंदर देवी मानी जाती हैं। तो इनके नाम पर ही ये नाम दिया गया है ब्रियम भारतेंसिस। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्रियम भारतेंसिस ये किस चीज़ के ऊपर नाम दिया गया है?
तो वो हिंदू गॉडेस है भारती, इनके ऊपर दिया गया है। और भारतीय एक रिसर्च स्टेशन भी अंटार्कटिका के अंदर, तो उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। ओके, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका के अंदर है जिसने 40 साल पहले आप कह सकते हो कि जो कि लॉन्च किया गया था। जब ये पहला स्टेशन लॉन्च किया गया था उसके बाद से इंडिया ने अभी एक नया प्लांट स्पीशीज डिस्कवर किया है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों को इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।